आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग देख पा रहे हो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या क्या हैं? तो हम लोग यहाँ पे न्यूटन के द्वारा दिए गए 3 जो बेसिक लॉज हैं हमारे, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हम इन तीनों लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर थियरी देखी जाए तो थियरी बस इतनी सी है कि ये तीनों लॉज कहते क्या हैं और इनका हम किस तरीके से यूज करते हैं। बाकी ये चैप्टर पूरी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड है, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स बनाना सीखते हो। रीजन क्या है? यहाँ पे थियरी बस छोटी सी आती है, बाकी क्या होता है? एप्लीकेशन ही होता है। फोर्स तो ऐसा है ना कि कोई भी चैप्टर पढ़ें वहाँ लगने ही वाला है ना। फोर्स, एनर्जी, ये दोनों तो आने ही वाले हैं। तो फोर्स और एनर्जी जहाँ भी आएगा वहाँ पे ये लॉज अप्लाई होंगे। तो हर केस को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट जो कुछ बेसिक केसेस हैं हमारे, जो कि आगे चलकर आप नहीं पढ़ोगे और कहीं पे, जैसे पुली के क्वेश्चंस, पुली में दोनों साइड मास हैंग कर दिया, किस तरीके का मोशन होगा, कैसे टेंशन निकालेंगे, कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, इन सब को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वेज के ऊपर एक मास रख दिया है, मूवमेंट कैसा होगा, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे ये सीखेंगे हम लोग। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम आता है ड्रॉ करना। फ्री बॉडी डायग्राम तो आता है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर पाते हो, ये मानते हुए मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ फिर, ठीक है। आज के जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आएगा, और वहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे इनर्शिया की, कि अगर उससे कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड, हम लोग मोमेंटम को पढ़ेंगे, और मोमेंटम पढ़ने के बाद ये जो मोमेंटम यहाँ लिखा है, मोमेंटम का मतलब है लीनियर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम की बात यहाँ नहीं कर रहे, तो हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मोमेंटम से ही जुड़ा हुआ है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो हम लोग सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। देन वी विल कम फॉर द थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड लॉ में बस स्टेटमेंट पढ़ लेंगे और बाकी एप्लीकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और देन 2 हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होंगे। एक होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, और इन दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। और फाइनली हम लोग सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इनर्शिया जब पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे सूडो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में यूज में लेकर आते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दीज 5 थिंग्स इन टूडेज लेक्चर। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लॉज ऑफ मोशन का, वहाँ हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम सुना है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये 2 चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या किस काम में आता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो किस काम आता है और क्या स्टेटमेंट है उसका? तो स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है ना, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो वो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो उस वेलोसिटी को मेंटेन करते रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर आप नहीं कर रहे हो, है ना। तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा दिया, कुछ बाहर से एफर्ट लगा दिया, उस एफर्ट के बाद जो है ये दोनों स्टेट्स चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज ये मेंटेन रहेंगी। क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? न्यूटन का स्टेटमेंट क्लियर है? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में किन चीजों को एक्सप्लेन किया, अगर ये हमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? फर्स्ट उसने एक्सप्लेन किया इनर्शिया को। किसको एक्सप्लेन किया? इनर्शिया को। देखो इनर्शिया का यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है। क्या होता है इनर्शिया? अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप क्या पढ़ोगे बेटा? इनर्शिया क्या होता है? ये रेजिस्टेंस है, ये बॉडी का रेजिस्टेंस है, जो कि किस चीज को रेजिस्ट करने के काम आता है?
उसके स्टेट को, है ना, उसके स्टेट में आने वाले चेंजेस को, स्टेट को नहीं, स्टेट में आने वाले चेंजेस को। मान लो कि वो रेस्ट में था, आप उसे मोशन में लाना चाहते हो, तो मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहता था, वो मोशन में आने के कंडीशन को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। इज दिस पार्ट इज ओके? तो इनर्शिया का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। डन है बिल्कुल। अब तीन तरीके के इनर्शिया होते हैं। फर्स्ट इनर्शिया अगर मैं यहां पे बोलूं तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ इनर्शिया है उसे आप क्या बोलते हो? इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड जो इनर्शिया है इसे आप बोलते हो inertia of motion, and the third one is inertia of direction। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और तीनों के तीनों जो इनर्शिया हैं, आप आराम से अगर किसी एक राइड पे जा रहे हो, बाइक पे बैठकर जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, ये जो तीनों इनर्शिया है ना, ये तीनों के तीनों इनर्शिया आप फील कर सकते हो। गाड़ी स्टार्ट हुई उस समय कौन सी इनर्शिया? रेस्ट में है हम, तो क्या होता है? हम पीछे की ओर हल्का सा लीन हो जाते हैं। होते हैं क्या? क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है और व्हीकल उसको क्या करती है? आगे लेकर जाती है। तो बॉडी का जो पोर्शन उसके साथ अटैच्ड है वो मूव कर जाता है, तो बाकी पोर्शन हल्का सा पीछे की ओर एक जर्क फील करता है। सेकेंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। मैं इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करूं तो जब आप ब्रेक लगाते हो उस केस में क्या होता है? ऑल ऑफ द सडन गाड़ी रुक जाती है और बॉडी आपकी जो वेलोसिटी अटेन की हुई थी उसी को अटेन रखना चाहती है, इस कारण से आप आगे की ओर लीन कर जाते हो, करते हो। और थर्ड, अगर आप किसी टर्न पे जाते हो तो क्या होता है? आप राइट या लेफ्ट जिस तरीके के टर्न पे गए हो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी लीन होती है या नहीं? होता है ना कि सबके सब लग रहा है एक ही साइड पहुंच गए। होता है ऐसा? अगर 3-4 लोग बैठे हैं तो लगता है एक ही साइड पहुंच गए। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप प्रीवियस डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हो, बट सिंस व्हीकल आपकी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो क्या होता है? आपको वहां पे लीन होकर बॉडी क्या करती है? मेंटेन करने की उससे कोशिश करती है। डन है ये? तो ये तीन है हमारे पास इनर्शिया, इन तीनों को हम लोगों को दिमाग में रखना है। आई होप इट इज क्लियर। अब कोई आपसे पूछे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, तो हम बोलेंगे दो चीजें एक्सप्लेन करता है, एक तो फोर्स को डिफाइन करता है, दूसरा इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया कितनी तरह की होती हैं? इनर्शिया 3 तरह की होती हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन की। डन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। यहां से अब हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान से देखना शुरू करो बच्चों। हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P से, और P के ऊपर वेक्टर साइन जो लगा हुआ है ये क्या बताता है कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं हमारे पास जो P होता है, दिस P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। क्या लिखते हैं हम लोग? M स्टैंड्स फॉर मास एंड V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो हम लोग मास को हम मल्टीप्लाई कर दें उस बॉडी की किससे? वेलोसिटी से, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका मोमेंटम मिल जाएगा। मोमेंटम में मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट ऐड भी करना चाहूंगा। दिस P इज एक्चुअली नोन एज लीनियर मोमेंटम। आप इसे क्या बोलते हो? लीनियर मोमेंटम कहते हो। मोमेंटम हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक होगा एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होगा लीनियर मोमेंटम। हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन जब पढ़ रहे होते हैं तो वी विल टॉक अबाउट द लीनियर मोमेंटम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में आप क्या पढ़ोगे? आप एंगुलर मोमेंटम को पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आज हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और मोमेंटम है क्या? जैसा कि इसके फॉर्मूले से दिख रहा है, देखो यहाँ v के ऊपर मुझे वेक्टर भी लगा देना चाहिए। आपके लिए इतना अब सफिशिएंट होगा, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे अब जो p का डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन किसका होगा? हमारे v का भी डायरेक्शन होगा। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? मैंने दोनों के साथ कैप लगा दिया है ना, p कैप v कैप। p कैप रिप्रेजेंट्स व्हाट?
P cap means direction of linear momentum and V cap means direction of velocity. और मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, हाँ है ना, मास तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओ. बाकी जगह पे कहीं कहीं पे जो है ना, जो कांस्टेंट होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो पाते हैं. यहाँ पे हमें इस टेंशन से बिल्कुल बाहर रहना है ना. रीजन क्या है कि मास हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव ही होनी है. अब 2 पॉइंट और ऐड कर दूं. एक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बेटा, जब मैं मोमेंटम को लिख रहा हूँ तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं कि इसका यूनिट क्या होने वाला है. तो यूनिट आप लोग मुझे हेल्प कर दो जल्दी से, क्या लिखोगे, क्या लिख दूं? इट इज केजी मीटर पर सेकेंड. सो ये एक आपके पास बिल्कुल दिमाग में सेट रहना चाहिए पॉइंट. और दूसरा, अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इट इज, हाँ एग्जैक्टली, इट इज mLT टू द पावर -1. कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं. आगे बढ़ाता हूं मैं, यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट भी इससे बहुत ही सिंपल वे में जुड़ा हुआ है. अगर मुझे कोई बोल दे कि मुझे एक मास और वेलोसिटी के बीच का कर्व बनाना है, मुझे क्या करना है, मास और वेलोसिटी के बीच का एक ग्राफ बनाना है. यस क्या एग्जैक्टली, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है पी कैप और वी कैप हमारा क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा. ठीक है ना. हाँ, आगे की बात मैं कर रहा था. मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोलना चाह रहा था कि अगर मुझे कोई मास और वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक्चुअल में हमें कोई बोले कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ऐसे कंडीशन के लिए जब p हमारा कांस्टेंट हो, जब p क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपका ग्राफ कैसा बनना चाहिए. एग्जैक्टली. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. मैं बोल रहा हूं इफ p इज कांस्टेंट, p हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एंड वी आर ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन व्हाट, अ ग्राफ बिटवीन p एंड v. ये हमारे पास मान लो, सॉरी m एंड v, m और v के बीच में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. सो द ग्राफ शुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन नेचर. इज इट ओके. तो यहां पे इस ग्राफ को आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है. और यहां से आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, अगर मास को हम बढ़ाएंगे तो हमारी वेलोसिटी कम होगी, और अगर हम मास को घटाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. लेकिन कब, जब हमारा p कांस्टेंट है. अदरवाइज हर जगह पे ये मत लगाने लग जाना, गड़बड़ हो जाएगी. 2 मासेस हैं आपके पास, मान लो एक 1 kg का, एक 5 kg का, दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं. तो वहां पे हम विदाउट एनी कंफ्यूजन क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे सिंस मास एक जगह ज्यादा है और एक जगह क्या है, कम है, तो जहां मास ज्यादा है वहां मोमेंटम ज्यादा होना है. आगे बढ़ते हैं यहां से. अब यहां से आ जाते हैं बेटा न्यूटन के सेकेंड लॉ पे. फर्स्ट लॉ ने फोर्स का क्या दिया हमें, डेफिनेशन. सेकेंड लॉ जो है हमारा न्यूटन का, वो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आइडिया देता है. वो उसे क्वांटिफाई करने के काम आता है. तो पहले ने क्या किया, पहले ने डिफाइन किया, दूसरे ने क्या किया, उसको क्वांटिफाई किया, मींस उसकी वैल्यूज के बारे में हमें बताया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज बेसिकली नोन एज फोर्स. और ये किसने बताया, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बताया. तो मैं ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो आई कैन सिंपली से कि हमारा जो f होने वाला है इस केस में, दिस f इज इक्वल टू, क्या मैं dp/dt लिख दूं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है. dp/dt से क्या आ गया आपके पास, dp क्या है हमारा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और dt क्या बता रहा है, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. इज इट फाइन बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं. f इज इक्वल टू dp/dt. आगे बढ़ा दूं मैं यहां से. अब छोटी सी एक बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. यहां पे मैंने f इज इक्वल टू dp/dt लिखा, बट ये एक्चुअली जो है ना, यहां पे एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. जानते हो वो करेक्शन क्या है, हम बोलते हैं फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, है ना. और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भी डालते हैं ना. सो हियर अ कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, है ना. तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट भी डाल दूंगा के.
मोस्टली ये k की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। दैट्स वाई हम लोग यहां पे सीधे सीधे इसे dp बाई dt ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हो एंड हियर k इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा बोर्ड पे आपका कंसंट्रेशन चाहिए, आपको थोड़ा बोर्ड पे कंसंट्रेट करना होगा बेटा, ध्यान से देखना। यहां से आप लिख सकते हो f की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या मैं इसे d mv बाई dt लिख सकता हूं क्या? अब अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, यूवी मेथड लगा सकते हैं। जब हम m को कांस्टेंट लिखेंगे तो वैसे केस में v को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, और जब मैं v को कांस्टेंट रखूंगा तो वैसे केस में मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, मास को डिफरेंशिएट करूंगा। इज इट फाइन? सो फोर्स इज m dv by dt प्लस v dm by dt, बट देयर आर टू कंडीशंस एक्चुअली। यहां पे दो कंडीशंस की आप बात करोगे। पहला कंडीशन क्या होगा, जब हमारा मास कांस्टेंट है, व्हेन m इज कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट होगा तो क्या dm by dt की वैल्यू आपको दिखाई देगी? नहीं देगी। ये जो सेकेंड क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, 0। और अगर हमारे पास v कांस्टेंट है, इफ वी आर कंसीडरिंग v इज कांस्टेंट फॉर अस, इन दैट केस क्या फर्स्ट आपके पास जो टर्म यहां पे दिखाई दे रहा है ये दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। तो आप इन दोनों कंडीशंस में फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो। यू कैन से इन फर्स्ट केस f इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dt, जो कि आप लगातार पढ़ते भी रहते हो। क्या पढ़ते हो इसे, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हो ना। सो f इज इक्वल टू ma, और कुछ नहीं है। क्या है ये हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है, जहां पे मास को आप क्या रख रहे हो, कांस्टेंट। नॉर्मली हम क्या लेकर चलते हैं, मास को कांस्टेंट लेकर चलते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला यूज में आता रहता है। और अगर हमारा मास जो है वो वेरी कर रहा हो, जैसे आप व्हीकल से आ रहे हो तो उसका मास वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकली मुझे बताना, कर रहा है कि नहीं। कैसे? फ्यूल कंज्यूम हो रहा है ना, बारिश हो रही है, एक ट्रक चल रहा है, तो बारिश हो रही है और अगर वो खुला हुआ है तो क्या उसमें वाटर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, क्या वहां भी चेंजेस देखने को मिल रही हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर मास सेम हो, मास वेरी कर सकता है ना। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन यू कैन से f इज इक्वल टू v dm बाई dt। और यहां पे एक पॉइंट और दिमाग में सेट कर लेना, इफ m इज रिड्यूसिंग, अगर m की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, देन f को हम लोग नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं इसे नाम देते हैं हम लोग थ्रस्ट का। क्या बोलते हो आप, थ्रस्ट के नाम से जानते हो। मास अगर घट रहा है तो यहां पे देखो f इज इक्वल टू माइनस ऑफ v dm बाई dt आएगा ना, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या अपोजिट होगा। रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में जानते हो, रॉकेट में क्या होता है, गैसेस किधर एग्जॉस्ट होती हैं, नीचे की ओर, और फोर्स किधर लग रहा होता है, ऊपर की ओर। रॉकेट किधर जाता है, ऊपर की ओर। लॉजिक क्लियर है, कहां से आया ये क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके, तो यहां से अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अभी तक के कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। तो ये था बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ। यहां से अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को जानने से पहले थोड़ा बहुत जो है ना अब एप्लीकेशन पार्ट इसका देख लेते हैं। मोमेंटम पढ़ा है तो उसको यूज करना भी जान लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? नाम से क्या समझ में आ रहा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। कंजर्व रहने वाला है मतलब कांस्टेंट रहने वाला है। आप इसके रिवर्स में जाके सोच के देखो, P अगर कांस्टेंट रहने वाला है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास dp बाई dt होता है। तो अगर P कांस्टेंट है तो फोर्स 0 हो गया ना, ठीक है। लेकिन जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट देते हैं तो इसको रिवर्स वे में देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है वो क्या है, वो अगर 0 है तो वैसे केस में हमारा मोमेंटम उस सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व रहेगा। मींस जो हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वही हमारे फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। इज दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन? सो आई एम राइटिंग अ वेरी सिंपल थिंग हियर। यू कैन से इफ द एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगा रहे हैं
हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स. एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 और एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0. देन यू कैन से हमारा P क्या होने वाला है? इट इज कांस्टेंट. एंड P कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? आप बोलोगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. P इनिशियल रिप्रेजेंट्स द इनिशियल लीनियर मोमेंटम और P फाइनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के काम आ रहा है. क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा? आप लोग शांत हो जाओगे तो कैसे चलेगा बताओ? चलेगा क्या? नहीं. तो थोड़ा बोलते रहना है ना. मानता हूं आपकी पहली क्लास है, इसके बाद के लिए एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, है ना, आगे के लिए एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, बट इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि यूज ही नहीं करना है. यूज करना पड़ेगा ना. बोलो. नहीं बेटा, क्योंकि वहां आप फोर्स लगा रहे हो ना. ड्रॉप कर रहे हो बेटा, फिर भी क्या एमजी उस पे एक्ट कर रहा है? तो अगर एमजी एक्ट करने लगा तो फोर्स एक्ट किया, फोर्स एक्ट किया तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं होगा. डन है. बढ़ जाऊं आगे. अब इसके एक आध एग्जाम्पल को जल्दी से ले लेते हैं. देखो ऐसे तो ये एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का नहीं है, ये मोमेंटम का एग्जाम्पल है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. टफ नहीं है, मेंस में आया हुआ है, इसका मतलब आप में कभी भी पूछा जा सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन. तो ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन पढ़ लो पहले जल्दी से. तो लगता है ओरली कर दोगे इसे, कोई कुछ और करने की नीड ही नहीं रही. क्या बेटा? डी. श्योर हो? क्वेश्चन पहले समझते हैं. हमें बोला गया कि एक स्टोन है हमारे पास, गिराया है, गिराया है, मोमेंटम पी आया. टाइम क्या बोला गया? सेम अगर फ्रॉम अ हाइट देन प्रीवियस हाइट. हम लोग क्या करें? दूसरी बार क्या कर रहे हैं? 100% मोर देन प्रीवियस. 100% की जो मोमेंटम होगा विल चेंज बाय कितने से चेंज होगा. ठीक है. इनिशियल और फाइनल कंडीशन में जो चेंज आ परसेंटेज के बारे में हमसे यहां पे पूछा गया है. सॉल्व करते हैं. ऑप्शन कौन सा? सी. श्योर हो सब लोग? मैं श्योर नहीं हूं. आप सही बोल रहे हो. चलो ध्यान से देखते हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये मेरे पास h हाइट था, h हाइट से मैंने गिराया था, तो नीचे आते हुए इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी? क्या इसे आप रूट अंडर 2gh कह सकते हो? से यस और नो एवरीवन कह सकते हो? अब सेकंड केस में आपने 100% इसकी हाइट बढ़ा दी. 100% हाइट बढ़ाने के बाद अब ये हाइट कितनी हो गई? क्या ये 2h के बराबर हो गई? इस बार जब ये ग्राउंड पे गिरेगी तो इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी? 2g मल्टीप्लाइड बाई 2h. और आप इसे लिख सकते हो √2. इस पहले वाले को अगर आप u मान लेते हो तो क्या ये √2u के बराबर होगा? से यस और नो. मैं डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं. अभी लिख सकते हो. अब बताओ आंसर सामने है कि नहीं है? हमारा की बात करूं या P फर्स्ट केस की बात करूं, इट वॉज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई यू. नाउ इन सेकेंड केस P2 इज इक्वल टू √2m मल्टीप्लाइड बाई यू, और जिसे आप कह सकते हो √2p1. एम आई करेक्ट? तो अगर अब मुझसे पूछ रहा है कि डेल्टा P बाई P1 इंटू 100 क्या होगा, क्या हमारे लिए ये मुश्किल है? नहीं. आप लिखो 40. सो बी चॉइस इज आर करेक्ट आंसर. कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? और कैसे किसी ऑब्जेक्ट को
अब आ रही है? ओके, थैंक यू। सो क्या बेटा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट का, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आकर यहां पे टकराया, बेटा इस बोर्ड की बात करता हूं, यहां पे आकर टकराया, तो ये जो बॉल आके यहां पे टकराया है ना, इसके टकराने की जो लाइन होगी, है ना, मतलब बिल्कुल जहां पे इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट होगा, उस कांटेक्ट पॉइंट पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या कहलाएगा? आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और जस्ट उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी वो आप क्या कहोगे? वो आप बोलोगे यहां पे परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जहां पे किसी तरीके का कोई कोलिजन का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। डन है? तो मुझे लगता है ये क्लियरिटी आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ब्रेक करने के लिए भी सिखा दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, है ना। हमने आज क्या पढ़ा है बच्चों? अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं तो आज ही हमने पढ़ा है ना कि हमारा जो f होता है, ये f क्या होता है? dp बाई dt के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, f हमारे पास क्या है? इट इज dp बाई dt। सो इन द नेक्स्ट लाइन आई कैन इजिली से कि हमारे पास अगर dp की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़े तो क्या मैं इसे f dt कह सकता हूं? दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और राइट साइड में मुझे क्या? एरिया अंडर एफ वर्सेस टी कर्व दिखाई देगा क्या? तो अगर कहीं पे मुझे एफ और टी के बीच का कर्व दिया हुआ है, मैं उसका एरिया निकाल के क्या निकाल सकता हूं? चेंज इन मोमेंटम निकाल सकता हूं। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? एंड ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इसी को मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पे f इज इक्वल टू dp बाई dt लिखता हूं तो क्या यहां पे मैं आराम से इसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट कह सकता हूं? और कहां पे टेंजेंट के स्लोप को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं? p वर्सेस t कर्व के। क्या ये दोनों बातें आपको क्लियर है बच्चों? तो अगर pt कर्व दिया हुआ है, उसका स्लोप मुझे क्या देगा? फोर्स देगा। और अगर कहीं पे मुझे ft कर्व दिया हुआ है, उसका एरिया मुझे क्या देगा? उसका एरिया मुझे चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। डन है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि अब ये क्वेश्चन मुझे कराने की नीड है। कराऊं या होमवर्क के लिए दे दूं? होमवर्क दे दूं ना? कराने की नीड है क्या? यहां कर्व किसके किसके बीच का दिया हुआ है? f और t का। इसका मतलब यहां एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या? चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। टाइम इंटरवल कौन सी लेनी है मुझे? 0 से 8, मतलब इस पूरे टाइम इंटरवल की बात करनी है। और जब आप एरिया लेते हो तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर का एरिया है यह हमेशा क्या? पॉजिटिव। और इसके नीचे का जो एरिया है, क्या इसे आप नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो? तो ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया? पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव। ये जरूर ध्यान रखना, यहां पे हम मिस्टेक करते हैं, है ना। हम सीधे सीधे एरिया एरिया ऐड करके आंसर दे देते हैं। नहीं, यहां पे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ये रखना है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा आना चाहिए? श्योर आ रहा है? मैं टिक कर दूं आपके बिहाफ में? पक्का? ऐसे आंसर इस बार नीचे लिखा हुआ है, तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे ना, यहाँ अभी दिख नहीं रहे क्लास में, बट जो आपको नोट्स मिलेगा वहाँ आंसर ऑलरेडी मेंशन रहेगा। ठीक है? डन है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर यहाँ से यहाँ पे इसके एरिया को निकाल लेना। 6 इंटू 2 और इसका हाफ करोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3। यहाँ पे अगर हम 2 और -3 देखें तो वैल्यू आएगी -6। और यहाँ पे देखो ये आपके पास 3 और 4 है, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 12। ये 6 आएगा। ओके, 6 और 2 है ना? बिल्कुल। तो आपके पास 6, 12 और -6 दिया हुआ है। अब आपको आराम से आंसर टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी से आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार मुझे क्या गिवन है? देखो तो बच्चों, मुझे क्या दिया गया है? फोर्स। मुझे क्या बताना क्या है? मास। साथ में क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन।
कैसे सॉल्व करेंगे? टफ है। हम बोलते हैं फोर्स क्या होता है हमारा? इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं F का मॉड निकाल दूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो क्या m इंटू ए के बराबर होना चाहिए? अब बताओ, F निकालना मुश्किल है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया और फिर रूट निकाला, वैल्यू क्या 10 आ जाने वाली है? मास मुझे पता नहीं है, एक्सेलरेशन मुझे 1 गिवन है, क्या आंसर हमारे मास का हंसते खेलते हुए हम 10 kg लिख सकते हैं? 4 मार्क्स आ गए हमारे। आ गए ना? 4 आ गए। टफ था क्या ये? क्या बेटा? 10 का स्क्वायर क्यों लिया? 6 और 8 तो ले लिया ना? ओहो आज लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है ना? ये मुझसे बिल्कुल सही में मिस ही हो गया। ये तो मैंने तो सिंपल किसके लिए सॉल्व कर दिया बेटा? 6i और 8j के लिए कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे 6i और 8j की बात करता तब तो करेक्ट आया हुआ है, बट ये तो है ही नहीं ना। हमारे पास क्या है? 10k भी है। तो आप यहाँ पे f की वैल्यू को निकालोगे पहले। मैं दोबारा से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, मुझसे ये 10 वाला मिस हो गया था बेटा अभी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा हमारे पास रूट अंडर 200। अभी क्या आ रहा था? 100, क्योंकि हम सिर्फ 6 और 8 कंसीडर कर रहे थे। अब इसे कंसीडर किया तो ये क्या बन गया आपके पास? 10√2। सो यहाँ पे यू हैव टू पुट √2 ऑल्सो। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बोलो। आंसर हो गया हमारे पास 10√2 kg। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। तो हमारे पास कुछ और गड़बड़ नहीं थी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था, है ना? इट इज 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। ये 10k कैप हमसे छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आराम से बात करते हैं। पहले इसे समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करने में लगेंगे, ठीक है? हमें बोला गया कि एक बलून है, m मास का है। मान लो ये m मास का एक बलून मुझे गिवन है, और ये नीचे किस एक्सेलरेशन से आ रहा है? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। इसका मास मुझे m दिया हुआ था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसमें से कुछ मास को हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। और जैसे ही हमने कुछ मास को रिमूव किया, अब क्या हुआ? अगेन सेम थिंग, बट नाउ ये स्टार्ट कर दिया ऊपर की ओर एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन? a मीटर पर सेकेंड। मैं मानता हूं इससे जो मास हमने रिमूव किया है वो कितना है? m0 के इक्वल है। डन है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? हमारे पास क्या है? एक m मास का पहले से बलून था, हमने उसमें से m0 मास को बाहर निकाल लिया। मुझे बताना है यहाँ पे कि अगर हम इस m0 मास को बाहर निकालते हैं, बलून ऊपर जाने लगता है, तो ये निकाला हुआ जो मास है हमारा, है ना, हमारा जो ये निकाला हुआ मास है, ये कितना होने वाला है? कितने मास को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की हमें नीड पड़ने वाली है? अब कैसे सॉल्व होगा इसको सोच लेते हैं। सोचोगे तो आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे थे? नीचे की ओर mg, और ऊपर की ओर क्या एयर ड्रैग लग रहा होगा? एयर ड्रैग लग रहा होगा। बलून बड़ा सा है, बलून के ऊपर नीचे से क्या एक एयर ड्रैग लग रहा होगा हमारा? मान सकते हो ऐसा? नहीं। पैरासूट कैसे वर्क करता है बेटा? एयर ड्रैग पे ही ना। तो क्या यहां पे भी वैसा ही कुछ एयर ड्रैग लग रहा होगा? अब आपने क्या किया? मास को रिमूव कर दिया। वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है आपका? सेम। तो क्या एयर ड्रैग की वैल्यू में चेंज आएगा? आंसर है नहीं। चेंज क्या होगा हमारा? चेंज होगा बस मास, जिससे mg की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। एम आई राइट? तो आपका ऊपर लगने वाला थ्रस्ट जितना था पहले, एयर ड्रैग जो पहले था वही का वही लग रहा है। नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले ऑब्जेक्ट नीचे आने की टेंडेंसी रखता था, अब क्या हो गया? ऊपर जाने की टेंडेंसी रखने लगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो हम यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करते हुए एक छोटा सा फॉर्मूला मेंशन करेंगे, है ना?
हम दो तरह के फोर्सेस को पढ़ते हैं बेटा, एक होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम बैलेंस फोर्सेस की बात करें तो बैलेंस फोर्सेस लगाने के बाद कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है, उस पर नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो कुछ नया फोर्स आप लगा नहीं रहे हो, तो जो उसका स्टेट पहले का था वो मेंटेन रखता है। बट अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे लगा दें तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या उसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब करेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन लेकर आएगा। तो हम बोलते हैं एफ अनबैलेंस्ड इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। इज इट ओके? यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स पहले निकाल कर देखते हैं हम। मैं एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, बोलता हूं नीचे की ओर पहले क्या था, mg था, ऊपर की ओर क्या लग रहा था, थ्रस्ट लग रहा था, है ना। या आप एयर ड्रैग लिखना चाहो तो आप एयर ड्रैग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे एफ एयर लिख सकते हो, डन है। यहां एक्सेलरेशन किधर था बेटा, नीचे की ओर। तो क्या आप इक्वेशन यहां पे फॉर्म कर सकते हो, हम बोलेंगे mg माइनस एफ एयर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दिस वन इज कंसीडर्ड एज आवर फर्स्ट इक्वेशन? ले सकते हो ना, पहले इक्वेशन की तरह इसे ले सकते हो। अब आते हैं सेकेंड साइड में। इस बार क्या हुआ, इस बार नीचे की ओर लग रहा है हमारे पास m माइनस एम नॉट इंटू जी। ऊपर की ओर क्या एक्ट कर रहा है हमारा, फिर से एयर ड्रैग। इस बार एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर, यहीं पे है ना सारा काम। अब ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब क्या करना है, आप पहले लिखोगे यहां पे एफ एयर और इसमें से माइनस करोगे m माइनस एम नॉट इंटू जी एंड इट विल बी इक्वल टू m माइनस एम नॉट इंटू ए। आर यू ओके विथ इट? क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? ये दोनों आ गए तो आपका एफ एयर दोनों जगह बराबर होना है, ऐसा हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है। क्या आप इक्वेट कर सकते हो? यस बेटा, आप लिखोगे यहां पे mg माइनस एम ए, है ना। ये क्या हो गया, फर्स्ट केस का एफ एयर। दूसरे केस में क्या हुआ हमारे पास, m माइनस एम नॉट इंटू ए प्लस m माइनस एम नॉट इंटू जी। आर यू ओके विथ इट एवरीवन? ओके हो क्या इससे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपकी आवाज से नहीं लग रहा बेटा, इस इक्वेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या ऐसे तो मुझे समझ भी नहीं आया ना, हाँ या ना, कंफ्यूजन है? अब क्या करना है, यहाँ पे ए को एक साइड लाना है और जी को एक साइड लेके जाना है। फायदा होगा क्या उससे? मुझे उससे फायदा डायरेक्टली नहीं दिख रहा बेटा। मैं यहाँ पे फायदा अगर लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे एम नॉट को एक तरफ और बाकियों को एक तरफ कर लेना चाहिए। क्या अग्री करते हो मुझसे? यही काम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एफ एयर को एम जी माइनस एम ए है, एफ एयर को दूसरे केस में देखें तो ये एम माइनस एम नॉट इंटू ए प्लस जी है। थोड़ा सा मैं इसको सेग्रीगेट करने में लगता हूँ। हाँ बेटा, एफ एयर जो बलून होता है बेटा, बलून देखा है कभी, जो पहाड़ों वहाड़ों से नीचे छोड़ देते हैं, धीरे धीरे नीचे आते हैं। बलून का साइज क्या उसमें चेंज होता है? नहीं होता। बलून का जो साइज है वो साइज एज इट इज रहना है। तो बलून का साइज अगर सेम है, एक्चुअल में इसके ऊपर जो एयर ड्रैग आप मान रहे हो वो क्यों लग रहा होगा? एक तरीके से बाइंड फोर्स जैसा ही होगा ना। जितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, उस वॉल्यूम के अगेंस्ट उसके ऊपर क्या लग गया, एक ड्रैग लग गया। क्या इस केस में भी उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है जितना पहले कर रहा था? और अगर उतना ही वॉल्यूम ऑलमोस्ट वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो उतना ही थ्रस्ट क्या उसके ऊपर अभी भी एक्ट कर रहा होगा? इसीलिए हमने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, हमने एक बड़ा सा बलून ले लिया, उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर रहे, हम उस पे से मास कुछ निकाल कर बस बाहर कर दे रहे हैं। मान लो उसके ऊपर हमने 100 केजी का जो है ना कोई सामान रख रखा था, हमने उसे उतार कर कहीं रख दिया, रख सकते हैं ना। हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं और इतने डेप्थ में प्रैक्टिकल में नहीं जाना है इसमें, है ना। यहाँ पे सिंपल क्या है, बलून है, बलून में से एक स्मॉल मास निकाला गया है, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं, अब इसे सॉल्व करना है तो थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा। एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए माइनस एम नॉट ए प्लस एम जी माइनस एम नॉट जी। इज इट ओके? एम जी से एम जी हमारा कैंसिल आउट हो जाना है, बाकियों को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 एम ए
is equal to m naught a plus g. So the value of m naught is equal to 2ma divided by a plus g. तो बाकी तो कैलकुलेशन है, मुझे लगता है बाकी के कैलकुलेशन के लिए हम लोग सब लोग इफिशिएंट हैं, हम लोग कर सकते हैं. मेन जो मुझे आपको सिखाना था वो क्या सिखाना था, ये दो इक्वेशंस आप कैसे फॉर्म कर रहे हो. वंस यू फॉर्म द इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने थ्रस्ट पढ़ा था, थ्रस्ट पढ़ा है ना. हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसी थ्रस्ट को एक्सप्लेन करने के काम आने वाला है. हमें बोला गया है कि सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट. आप बोलोगे सर थ्रस्ट में तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहां पे dm/dt को नेगेटिव ले रहे थे, यहां पॉजिटिव आया है. कोई बात नहीं है, थ्रस्ट में हमने क्या बोला था, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. बट यहां पे अगर मास बढ़ रहा है तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स की भी नीड होगी. इज दिस पार्ट इज ओके. हम एडिशनल फोर्स लगाएंगे, लेकिन कहां लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा मास बढ़ रहा है, सॉरी वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में लगा देंगे. क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला यहां पे निकल कर आएगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई dm/dt. और dm/dt नेगेटिव नहीं है, कैसा है, पॉजिटिव है. तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या dm/dt mkg/s दिया हुआ है. आगे अगर हम देखें, हमसे पूछा गया है फोर्स कितना चाहिए इन्हें क्या करने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए. तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी मुझे दी गई है, तो v की वैल्यू v ले लेंगे और dm/dt की जगह क्या ले लोगे, m ले लोगे. अगर आप इतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते रहते हो तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा, c. mv न्यूटन इज द करेक्ट आंसर फॉर अस. कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सरल साधारण सा क्वेश्चन था, आराम से हो सकता है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बेटा. अगला जो क्वेश्चन है ये आपके मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन का. मोमेंटम कंजर्वेशन पे, इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक क्वेश्चन में और आपको छोटा सा ऐसे ही रैंडम सा करा देता हूं. जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इसे करा दे रहा हूं आपको. मान लो कि एक मेरे पास क्या है, गन गिवन है. मुझे क्या दिया गया है, एक गन दिया गया है. इस गन का मास मुझे m गिवन है. इसको हमने फायर किया है तो इससे एक बुलेट निकली है. दिस बुलेट इज ऑफ मास स्मॉल m एंड द बुलेट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ u. ये क्या कर रहा है, u मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है. मुझे क्या बताना है यहां पे, फाइंड रिक्वायल स्पीड ऑफ गन या रिक्वायल स्पीड ऑफ पिस्टन. ये जो भी आपने पिस्टन लिया है, इस पिस्टन का मुझे क्या बताना है, रिक्वायल स्पीड क्या होने वाला है. अब देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सुन लो अच्छे से, इसमें क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं. अभी जो ये u मीटर पर सेकेंड मैंने इसकी स्पीड दी है, दिस स्पीड इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये किसके रेस्पेक्ट में है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है. कोई परेशानी नहीं है. क्यों कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें ऑलरेडी दे दिया गया. गन को भी मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है, हम आराम से डील कर लेंगे. बट कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको इस बुलेट की एक्चुअल स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना देकर क्या दे देते हैं, मजल स्पीड दे देते हैं. क्या देते हैं, मजल स्पीड. मजल स्पीड का मतलब क्या है, द स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बैरल ऑफ द गन. क्या दे देते हैं, स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बैरल ऑफ द गन. गन के रेस्पेक्ट में उसकी वो वेलोसिटी है. मान लो कि बुलेट जो है ना वो आगे गई और गन 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे आया. क्या हुआ, गन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे आया. बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे गई, लेकिन गन के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी हो गई, गन के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई. मैं एक से इधर जा रहा हूं, आप 100 मीटर पर सेकेंड से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा, आप कितने से जा रहे हो, 99 या 101, 101 ना. मैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं ना. तो मजल स्पीड जो होगी वो गन की स्पीड को भी इंक्लूड करके मुझे पता रहेगी. गॉट माई पॉइंट.
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वैसे केस में आप जब आंसर निकालोगे तो आपको उस वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? कुछ तो बोल दो। ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं है। हम बोलेंगे यहां पे कि हमारा इनिशियली बुलेट कहां था, आराम से गन के अंदर बैठा था, मूव कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। तो उसके पास किसी तरीके का कोई भी मोमेंटम था क्या? नहीं था। अब जब फोर्स लगा, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, तो बुलेट ने भी न्यूटन के थर्ड लॉ के थ्रू क्या किया होगा? गन पे फोर्स लगाया होगा। कह सकते हो ना? तो मैं अगर इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है यहां पे? नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जब है ही नहीं तो क्या यहां पे हमारा मोमेंटम चेंज होगा? आंसर है नहीं। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। हम बोलेंगे हमारा यहाँ पे P इनिशियल जो होना है इट विल बी इक्वल टू P फाइनल, और ये दोनों हैं कितने? इट इज इक्वल टू 0। डन है क्या? क्यों 0 है? क्योंकि इनिशियल हमारे पास मोमेंटम जो था वो क्या था? 0 था। अब इसके मोमेंटम को लिख लेते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे P फाइनल लिख रहा हूं। P फाइनल इज मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे आई कैप लगा देता हूं, प्लस कैपिटल M, और उसकी वेलोसिटी को अभी v मान लेते हैं जो कि मुझे निकालना है, एंड द सम इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ऑफ mu डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और साथ में आप क्या लगा दोगे? आई कैप। माइनस क्या बता रहा है बेटा? कि ये वेलोसिटी किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में। इसी कारण से इस स्पीड को आप क्या बोलते हो? रिकॉइल के नाम से जानते हो। इज दिस पार्ट इज ओके? डन है? तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब यहां से आगे आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ बेटा, मजल वेलोसिटी मैंने बोला था बेटा, मजल वेलोसिटी इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बैरल ऑफ द गन। ठीक है ना? मतलब अगर पिछले केस में, इस केस में मुझे ये u बैरल वेलोसिटी मजल वेलोसिटी दी हुई होती तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होती? इट शुड बी u माइनस v। क्या बेटा? v हमारे गन की स्पीड है ना? चलो आगे आ जाते हैं, जल्दी से इसे देखते हैं। इस बार हमें एक एक्सप्लोजन का क्वेश्चन दिया गया है। मान लो कि एक हमारे पास कोई भी रॉक था, उसको आपने एक्सप्लोड करके क्या किया? 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्रैक कर दिया। अब उन तीनों के पास अलग अलग वेलोसिटीज आ गई होंगी। मुझे बताना यह है कि अगर हम तीनों के वेलोसिटी को आपको दे चुके हैं ऑलरेडी, है ना? ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 2 के मासेस को बता चुके हैं, तो तीसरे का मास कितना रहा होगा? ठीक है ना? क्या यही है क्वेश्चन? अब इसे सॉल्व करने के तरीके पे आते हैं। रॉक पहले क्या मूव कर रहा था? स्टेशनरी था ना, रुका हुआ था। क्या उसके ऊपर किसी तरीके का, उस रॉक के ऊपर किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स था? नहीं था। एक्सप्लोजन हुआ तो इंटरनल फोर्सेस के कारण मान सकते हो आप। मतलब जो आपका नेट मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। पहले मोमेंटम कितना था? 0। तो अब मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। मोमेंटम को 0 करेंगे, क्या हमारा आंसर आएगा? कुछ तो बोल दो। अब इसे 0 करते हैं। कैसे करेंगे? 2 of them go off at the right angle to each other. The first part of mass is 1 kg, moves with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि जो पहला पार्ट है हमारे पास, ये कितने से मूव कर रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड से। द सेकेंड मास 2 kg मूव्स विथ 8 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों के बारे में बोला क्या गया है कि ये दोनों किस पे जा रही हैं? राइट एंगल पे जा रही हैं। तो अगर आप, क्या बेटा? 1 नहीं बेटा, 7 kg नहीं बेटा, एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं, बट 7 kg आना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, थोड़ा सा मैच करा लेंगे ना, अभी तो आएगा आंसर। मैं तो सॉल्व ही कर रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखते हैं, ये क्या है हमारे पास? 1 kg का है, और ये मूव कितने से कर रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो हमारे पास छोटा सा पार्ट है, ये मेरा मूव कर रहा है कितने से? इट इज मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड, एंड ये मुझे 2 kg गिवन है। अब ये बताओ, अगर मैं इन दोनों का नेट मोमेंटम निकाल लूं, इन दोनों का ऐसे कुछ नेट मोमेंटम आएगा हमारा? क्या थर्ड वाला जो होगा, क्या इसी के मोमेंटम को बैलेंस करने के काम आ रहा होगा?
से यस और नो। तो जो थर्ड मास है हमारे पास, वो जो कुछ भी रहा हो, m kg रहा हो, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी, सो दैट कि इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है, p नेट जो है हमारा, किसके किसके कारण का, 1 and 2 का, वो किससे बैलेंस हो जाए, इस थर्ड वाले से बैलेंस हो जाए। एम आई करेक्ट और नॉट? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, हाउ टू अप्रोच? दो दिया हुआ है, उसके कारण नेट मोमेंटम निकाला और उसे थर्ड से क्या करा दिया, बैलेंस करा दिया, नेट मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, है ना? अब इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये 12 है और ये क्या है हमारे पास, 16 है। तो मैं अगर यहाँ पे पी नेट लिखना चाहूं तो पी नेट में क्या लिखूंगा, इट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर एंड देयर इज अ रूट ओवर इट। आंसर क्या मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूं? इट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। इज इट फाइन और नॉट? ये पी नेट किसका किसका था बेटा, 1 and 2 का, यही था ना? मुझे नेट मोमेंटम को क्या करना था, ऐसे 0 करना था क्या? नेट मोमेंटम की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी ना? अब उसे 0 कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट हमारा 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना? तो थर्ड मास के लिए मैं यहां लिख सकता हूं क्या, m3 मल्टीप्लाइड बाई 4 शुड बी इक्वल टू 20 अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट। इज दिस ओके और नॉट? से यस और नो, जल्दी से बोलो। क्योंकि मुझे पी नेट को क्या करना था, 0 करना था। कर सकते थे ना? तो यहां से अपने आप m3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इट इज 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 5 kg। इज दिस पार्ट इज टफ बेटा? जल्दी बोलो, टफ है? तो क्या किया, 2 के कारण नेट मोमेंटम निकाला, तीसरे से उसे बैलेंस कर दिया, आंसर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां से आते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को समझ लेते हैं। ऐसे सिर्फ स्टेटमेंट अपने काम का है, ध्यान से इसे सुन लो बच्चों। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल भाषा में आप ऐसा कह सकते हो, है ना? कोई भी एक्शन किए हैं तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स थी, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाया है तो बी ने क्या किया होगा, ए के ऊपर भी एक फोर्स लगाया होगा। अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिख दूं और दूसरे को क्या लिखूं मैं, इट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वी कैन से दैट कि हमारा एफ बी ए जो होगा ये हमारे एफ ए बी के बराबर होगा और हमारा जो एफ बी ए का कैप होगा ये हमेशा हमारा माइनस ऑफ एफ ए बी के कैप के इक्वल होगा। क्या ये दोनों बातें आप लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। डन है? ऐसे आप लोग देखते हो ना तो कभी कभी मुझे डर लग जाता है। समझ में आ भी रहा है ना? पक्का? ओके। तो ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह मत देखा करो, कुछ बोल दिया करो, उससे बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड ले लो बेटा, ऐसे हो भी गया। 1 सेकेंड तो बीत गया नहीं? कोई नहीं, चलो आगे आ जाते हैं बच्चों। जल्दी से आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां से हम लोग शुरू करते हैं कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ना। फर्स्ट फोर्स जो हमें पढ़ना है उसे आप क्या बोलते हो, नॉर्मल रिएक्शन का नाम देते हो। नॉर्मल रिएक्शन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर एंड रिएक्शन मीन्स, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो कि कैसे एक्ट करे बच्चों, परपेंडिकुलरली एक्ट करे, उसे आप क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलोगे। ये फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल एक्ट करता है। तो अगर आप अलग अलग सिचुएशंस ले लो, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ये एक सरफेस दिया हुआ है और इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कुछ इस तरीके से। तो एक ही पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे ये इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में होगा। एम आई राइट और नॉट? एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में होगा। कुछ तो बोल दो। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट अभी हमने लिया है, इस पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो यही फोर्स क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन।
ये n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये अलग अलग जगह पर निकाला जा सकता है। अगर कोई मुझसे बोलता है कि मैं इसी जगह पर एक ब्लॉक रख दूं कुछ इस तरीके का, तो इसके ऊपर कितने नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे इन सब जगहों पर क्या हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। बट वी रिप्लेस ऑल द नॉर्मल रिएक्शन बाई वन एंड वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, बिकॉज हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कोई रिजिड बॉडी नहीं है, कोई बड़ी सी बॉडी नहीं है, इट इज बेसिकली अ पॉइंट मास, और पॉइंट मास पे हम इसे एक n लगता हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, अब एक दो सिचुएशन में मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन निकाल कर भी दिखा दे रहा हूं। मान लो कि ये एक सरफेस था, इस सरफेस पे एक मास रखा हुआ है ना। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने क्या किया है, एक मास को प्लेस कर दिया है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस हमें यहां पे दी हुई हैं। फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में हमारा एक सरफेस है, उसके ऊपर एक मास आपने प्लेस कर दिया है सिंपली। दूसरे केस में इसी को आपने क्या किया है, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। तो दोनों जगह पे फॉर्मूला जो होगा उसे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, और उसे समझ लेते हैं, यहीं पे एक बार समझ लेते हैं कि आगे हमें कहीं दिक्कत ना दे। ऐसा है कि एक सिर्फ मास लोगे ना, तो पहले वाले केस में आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे सर क्या ही करा रहे हो, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, क्या नीट की तैयारी में भी यही कराओगे? तो नीट की तैयारी के लिए जो कराना चाहिए उसे भी मैं बढ़ा देता हूँ। मान लो M1 और साथ में क्या रखा हुआ है, M2 भी रखा हुआ है। अब थोड़ा सा प्लीज आप एक मिनट देख लो, आपको आता है मुझे पता है, बट एक बार देख लोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी, अब अगर कहीं पे कमी भी होगी तो वो पूरी हो गई है। ठीक है, ध्यान से देखा जाए, हम लोगों को अगर इस केस में नॉर्मल रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो पहले मैं M2 के बारे में बात करता हूं। M2 पे नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा उसे आप M2G कहोगे, और दूसरा M2 पे जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा उसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, N1 से। एंड दिस N1 इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। इज दिस पॉइंट इज ओके? तो यहां से आपके पास N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, N1 इज इक्वल टू M2G। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इस M1 के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करने लगूं तो मैं बोलूंगा नीचे की ओर तो इस पे M1G लग रहा होगा, बट ग्राउंड इसके ऊपर एक Ng लगा रहा होगा ना। एंड एट द सेम टाइम अगर M1 ने M2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हमारे M2 ने M1 पे भी वही नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, बट डायरेक्शन उसकी क्या रही होगी, जस्ट रिवर्स। तो क्या आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सो द आंसर इन दिस केस इज Ng इज इक्वल टू N1 प्लस M1G। एंड पहले इक्वेशन से आपके पास क्या आया था बच्चों, हमारे पास N1 की वैल्यू M2G आई थी। तो अगर आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट Ng इज इक्वल टू M2G प्लस M1G। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हमेशा आप ध्यान रखना, ये आपको मेथड दिमाग में रहना चाहिए, जिस मास की हम बात कर रहे हैं हम उस मास पे लगने वाले सारे फोर्सेस को देखेंगे, हम बाकी फोर्सेस के बारे में बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना, डन है बिल्कुल। आगे आते हैं, अगर अब मैं इस M की बात करना शुरू करूं तो यहां पे नीचे की ओर जो फोर्स होगा इसे क्या आप mg कह सकते हो, और दूसरा फोर्स यहां पे जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, इसे आप n कह सकते हो। mg के बेसिकली आप दो कंपोनेंट्स कंसीडर करते हो। आप मानते हो कि एक कंपोनेंट इसका जो हम लेंगे वो अलोंग द प्लेन ले लेंगे, और दूसरा कंपोनेंट जो लेंगे वो कैसे ले लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लेंगे। ले सकते हैं क्या? एक अलोंग द प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है आपके पास, अलोंग द प्लेन, और दूसरा कहां है हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो अलोंग द प्लेन है उसका एंगल चाहिए आपको, ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा है? इसे आप आसानी से mg साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दूसरा कंपोनेंट जहां पे एंगल थीटा है, क्या हम इसे mg कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मुझे लगता है ये अब आपको लिखना आ गया।
तो इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? इन दिस केस n इज इक्वल टू mg cos theta, and if you talk about acceleration you can say mg sin theta is equal to mass into acceleration, and acceleration is equal to g sin theta. डन है क्या बच्चों? क्लियर है? हाँ बोलो. हाँ बेटा, M1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया. M1 पे नीचे की ओर M1G, ऊपर की ओर ग्राउंड के कारण क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन. और इस M2 मास के कारण एक नीचे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा. उन्हीं दोनों को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. एक M1G नीचे की ओर और दूसरा N1. N1 क्या है? M2 मास के कारण लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स. डन है? बढ़ जाऊं आगे बच्चों? कोई कंफ्यूजन है यहां तक किसी को? है तो बता दो, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ता हूं. तो अब सवालों पे आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? और थोड़ा आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा अब स्पीड अप करते हैं. स्पीड अप इसलिए करते हैं कि अब सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं हमें. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से देखते हैं. हमारे पास कौन कौन सा मास है? ये हमारे पास 4 kg है, नेक्स्ट हमारे पास 2 kg है, एंड देन हमारे पास 1 kg है. आप फोर्स कितना लगा रहे हो बेटा? आप फोर्स कितना लगा रहे हो? 14 न्यूटन का. यही लगा रहे हो ना? आपको बताना क्या है? आपको बताना है देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज. ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, ये कितना होगा? अब इसको बताने का मतलब, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. थोड़ा सा सुनना और समझने की कोशिश करना. जब जब आप पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स लगा रहे हो इस तरीके से, तो आप वैसे केस में क्या इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो? और अगर इस पूरे को सिस्टम मान लोगे तो एक्सेलरेशन क्या अपने आप आ जाएगा आपके पास? 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या यही आएगा? अब आप मुझे बताओ, ये जो 4 kg मास है, ये 2 kg पे जो फोर्स लगा रहा होगा, क्या वो निकालने के लिए हम फिर से एक ट्रिक यूज कर सकते हैं? हम बोलेंगे भाई ऐसा है कि 4 kg मास जो आगे फोर्स लगा रहा होगा, उसी फोर्स के कारण ना ये 2 kg और 1 kg दोनों मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस बार सिस्टम में क्या मैं इन दोनों को कंसीडर कर सकता हूं? और जैसे ही इन दोनों को कंसीडर करूंगा, मैं इन दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए मैं बोलूंगा 2 + 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? मैं बोलूंगा नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? 3g. आगे की ओर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना? ऊपर की ओर क्या है? एक समथिंग ग्राउंड के कारण नॉर्मल रिएक्शन. क्या इसी नॉर्मल के कारण ये आगे बढ़ रहा है? एन के कारण आगे बढ़ रहा है. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पता है ना? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन. क्या ये टफ था? टफ था. तो आपने क्या किया? इस मास के कारण इन दोनों ब्लॉक्स पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट किया. कैसे किया? आगे वाले दोनों को एक सिस्टम मानते हुए. मान लो मुझे ये समझ नहीं आता, तो क्या नहीं सॉल्व होता? तब भी सॉल्व होता. हम बोलते ये 14 न्यूटन 4 kg पे लगा है, और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगा होगा? नॉर्मल रिएक्शन. तो मैं लिखता 14 माइनस n इज इक्वल टू 4 इंटू ए. सो n इज इक्वल टू 14 माइनस 8, दैट इज अगेन इक्वल टू 6. तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते तो सॉल्व नहीं होता, बट ये एक तरीका मैंने बताया, इससे आप कहीं पे और यूज करके जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंड हमारा पार्ट. यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंशन. देखो, टेंशन की बात अगर हम करें, कोई अगर मान लो मैंने एक थ्रेड ले लिया है और मैं इस थ्रेड में टेंशन की बात करूं, इस थ्रेड में मैंने राइटवर्ड एक फोर्स लगाया है, लेफ्टवर्ड भी एक फोर्स लगाया है, और मैं यहाँ पे टेंशन की बात कर रहा हूं. तो आपको ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पे कोई सा भी अगर आप रैंडम पॉइंट ए ले लेते हो, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हो, तो यहाँ पे लगने वाला लेफ्टवर्ड फोर्स और राइटवर्ड फोर्स, ये दोनों ऐसे तो टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर आप यहाँ 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, ए और बी, तो ए अगर बी को लेफ्टवर्ड खींच रहा होगा तो बी ए को क्या कर रहा होगा? राइटवर्ड खींच रहा होगा. तो ये हर पॉइंट पे म्यूचुअली एक्ट करने वाला फोर्स है. हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस भी लेते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय. क्या क्या लिखते हैं? एजम्पशंस लेते हैं. कौन कौन से?
पहला एजम्पशन लेते हैं नो स्लैकिंग, स्लैकिंग नहीं है। और स्लैकिंग होने का मतलब क्या है? स्लैकिंग का मतलब क्या हुआ? स्लैकिंग का मतलब हो गया कि टेंशन की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। ठीक है। दूसरा, हम ऐसे केस में इसे मासलेस, जो हमारे थ्रेड्स हैं उनको मासलेस मान लेते हैं। और थर्ड, हम इसे इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? आप इसे खींचोगे तो इसकी लंबाई ना बढ़ जाए, आप ऐसा मान के चलते हो। तो ये दोनों एजम्पशन आप किसके लिए लेते हो? थ्रेड या रोप जो भी आप यहां पे ले रहे हो, या स्ट्रिंग जो आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो। क्या बच्चों यहां तक क्लियर है? पक्का? नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देन, ठीक है ना? यहां से अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। बहुत बार ऐसे सवाल आपके सामने आते रहेंगे, है ना? अभी हमने क्या क्या एजम्पशन लिया था? स्ट्रिंग में मास नहीं है, बट यहां पे क्या बोला गया? हेवी रोप लेना है, और हेवी रोप है तो उसके अंदर मास है कि नहीं है? मास है। अब मास है तो क्या करना है? एक यूनिफॉर्म रोप है m मास का और l लेंथ का, फिक्स कहां किया है? अपर एंड पे, इस तरीके से हैंग कर दिया। ठीक है ना? हमसे पूछा गया है कि ऐसे केस में टेंशन क्या होगा रोप में? l डिस्टेंस पे। कहां से? रिजिड सपोर्ट से। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, देख लेते हैं बेटा, बस 1 मिनट दे दो मुझे। ध्यान से देखा जाए। मान लो कि ये रोप मुझे दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज एक बार बोर्ड पे देख लो और एकदम दिमाग में इसे सेट कर लेना। आगे से मुझे किसी भी जगह पर जब ये यूज करना हो ना, तो मुझे एक बार भी सोचना ना पड़े। ठीक है? टेंशन के लिए याद रखना है कि टेंशन किसके कारण होता है? हैंग्ड मास के कारण। किसके कारण? हैंग्ड मास के कारण। तो जिस पोजीशन पे आपसे किसी ने टेंशन पूछा है, उसके नीचे कितना मास लटका हुआ है, आप उस मास में कंसंट्रेट करोगे। कहां कंसंट्रेट करोगे? जिस पॉइंट पे हमसे टेंशन पूछा गया है उसके नीचे वाले पे। ठीक है ना? ये बात दिमाग में रहेगी। तो यहां पे हैंग्ड मास आपके पास कितना है, आप मुझे बताओ। अगर ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये पूरी लेंथ मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा यहां पे हमारे पास हमारा जो हैंग्ड मास है ये कितना है, तो ये मैं लिखूंगा। पहले यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। हम बोलेंगे एल लेंथ के लिए मास कितना है? m। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा? m/l। और यहां पे हैंग्ड कितना है मास हमारा? कितना लेंथ हैंग्ड है? l माइनस स्मॉल l। इज इट ओके? ऐसा लिख सकते हैं। तो आप अब डायरेक्टली टेंशन का क्या वैल्यू लिखोगे बेटा? m हैंग्ड मल्टीप्लाइड बाई g लिखोगे ना यही इस केस में। सो योर आंसर इज m/l मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू जी। अगर मैं mg को यहां पे निकाल लूं, l को डिनोमिनेटर में डाल दूं, कॉमन है ही ऑलरेडी, तो हमारे पास l माइनस l जो है ये एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। क्या कौन सा आंसर आ रहा था? क्या बता रहे थे बेटा? बी ना? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को? याद रखने का पॉइंट क्या? हमेशा क्या देखना है? हैंग्ड मास देखना है, उससे हमारा आंसर आएगा। क्या? ये नोट्स तो मिल जाएगा ना तुम लोगों को, नोट्स के लिए मत रोको। देखो मैं एक बात बता दूं, हम लोग किस कोर्स में पढ़ रहे हैं अभी? इट इज क्रैश कोर्स। आपके पास समय कितना है? 35 डेज। और क्लास और कितने चैप्टर्स कवर करने हैं? अराउंड 28। ऐसे तो 30 चैप्टर्स हैं, बट 28 आपके काम का होगा, है ना? तो अगर रुकेंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी हाथ और दिमाग दोनों क्या होना चाहिए? चलता रहना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है? हाँ क्या बेटा? टच कर रहे हैं मतलब? जस्ट टच किया है तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। टच किया है इसका मतलब उसने उसको प्रेस किया ही नहीं अभी तो, है ना? तो अभी तो एक्ट नहीं किया होगा। बट अगर टच किया और उसने सारा मास ट्रांसफर कर दिया है तो वैसे केस में लगेगा। तो ये जो वर्ड है ना,
इसको कंटेक्स्ट के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। ऐसा अगर हम बोल दें कि हम ऐसे ही मतलब रैंडमली कोई भी जनरलाइज इसके लिए बात बोलें तो ये सही नहीं होगा, है ना। उस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा जहां पे हम इसे यूज करने जा रहे हैं। आते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। दो क्वेश्चन हमसे बहुत प्यार से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जहां पे हम लोग बात करते हैं किसी स्प्रिंग बैलेंस की, और दूसरा होता है जहां पे हम बात करते हैं किसी वेइंग मशीन की। कोई वेइंग मशीन है मेरे पास और एक जगह हमने क्या ले लिया है, हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। इन दोनों की एक खासियत है, हम अगर वेइंग मशीन की बात करते हैं वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को रीड करके बताता है। क्या बताता है? वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को रीड करके बताता है। और अगर मैं बात करूं किसी स्प्रिंग बैलेंस की, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करके बताती है हमें? स्प्रिंग बैलेंस हमेशा हमें मास नहीं बेटा, ये हमेशा टेंशन रीड करके बताती है। क्या रीड करके बताती है? टेंशन। ये बात क्लियर रहेगी? स्प्रिंग क्या रीड करेगी? टेंशन। और हमारी वेइंग मशीन क्या रीड करेगी? नॉर्मल रिएक्शन। अब इस केस में स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को क्या रीड करना है? टेंशन। टेंशन रीड करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इस 2 kg की बात करता हूं। नीचे की ओर इसके ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा? 2g। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? टेंशन। अगर मैं इस 2 kg की बात करता, यहां नीचे की ओर क्या लग रहा है? 2 kg। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है? टेंशन। कह सकते हो ना? टेंशन यहीं से आ गया क्या? अब मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत है क्या? इस पूरे थ्रेड में ये कहीं पे आपने कोई मान लो स्प्रिंग बैलेंस ही लगा दिया है, क्या फर्क पड़ता है? कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यह पता है कि हर जगह पे क्या रहना है? थ्रू आउट द स्ट्रिंग अगर वो मासलेस है तो टेंशन क्या रहनी है? सेम। तो टेंशन सेम है और टेंशन की वैल्यू है कितनी? 2g। आप बोलोगे सर दोनों साइड लगा दिया है 2g 2g, आना तो चाहिए था 4g या आना चाहिए था 0। ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली आप ये सोच के देखो, एक 2 kg को यहां से हटा देते और यहां पे एक थ्रेड लगा देते तो क्या होता? यहां पे एक वॉल लगा देते तो क्या होता? वॉल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होता? टेंशन। और वॉल उस थ्रेड पे क्या फोर्स लगा रहा होता? टेंशन के बराबर लगा रहा होता क्या? तो जब आप दोनों साइड मास लगाते हो तो और कुछ नहीं करते आप, एक साइड का जो मास है वो एज अ सपोर्ट काम करना शुरू कर देता है और दूसरे साइड वाला क्या करता है? वो एक तरीके से टेंशन में अपना रोल प्ले करता है। ऐसा आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? मैथमेटिकली तो हमने समझ ही लिया टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2g होनी चाहिए और यही हमारा क्या होगा? आंसर भी होगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे 2g, और 2g का मतलब कितने kg वो मास, कितने kg का आंसर देगा वो आपको? दैट इज इक्वल टू 2 kg। डन है बिल्कुल? तो टेंशन रीड करना है, ये बात दिमाग में क्लियरली सेट रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ रहा क्या? यहां बस एक पॉइंट बता दूं, अगर हम स्प्रिंग के कारण लगने वाले फोर्स की बात करें, एफ स्प्रिंग की बात करें, यह भी एक तरीके का टेंशन फोर्स ही है। इसे हम लोग k मल्टीप्लाइड बाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे x क्या बताता है? यह हमें हमारे एक्सटेंशन को या कंप्रेशन को एक्सप्लेन करने के काम आता है। मतलब ये बेसिकली है क्या आपका? चेंज इन लेंथ। तो आप अगर स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हो तो यहां पे k हमें स्प्रिंग कांस्टेंट बता रहा है और x जो है वो हमें क्या बता रहा है? एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो हमारे उस स्प्रिंग में हुआ है। अब इन दोनों सिचुएशंस को देखो, पहले में दोनों साइड एफ एफ लगाया तो हमारे इस स्प्रिंग में जो हमारा टेंशन डेवलप हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? एफ के बराबर। 2f नहीं, कितना हुआ होगा? एफ के बराबर। अभी सीखा है ना? सेकेंड सिचुएशन में कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा? एफ के बराबर। मतलब दोनों जगह टेंशन सेम है तो एफ इज इक्वल टू के एक्स हम लिख सकते हैं क्या? तो x की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? क्या f बाई के हो जाएगी? दोनों सिचुएशन में सेम होगी क्या? तो हम यहां लिखेंगे इन बोथ द केसेस x इज इक्वल टू एफ बाई के। हमारे पास हमारा आंसर क्या होगा? b। आंसर क्या होगा हमारा? b। a गलती से भी नहीं लिख देना है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पेट क्वेश्चन है ना, मिलता रहता है, आता रहता है। अच्छा आंसर भी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हमारा ये पेट क्वेश्चन है,
हमारे ये जो दोनों मासेस हैं, ये दोनों मासेस m1 और m2 हमें दिए हुए हैं, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें इसका एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। हमने अज्यूम कर रखा है कि हमारा m2 जो है ये m1 से बड़ा है। अब देखो, इसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक एक मास को सॉल्व करके आपने बहुत बार किया होगा। मैं आज आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, उससे आप डायरेक्टली करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि पहले दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे 2-3 बार करोगे तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होने लगेंगे। क्या है छोटा सा फॉर्मूला? हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स यहां पे कौन सी फोर्स होगी? जो भारी वाली होगी, वो ड्राइव कर रही होगी, तो आप वहां पे क्या लिखोगे इसे? m2g। अपोज करने वाला कौन सा है? m1g। और टोटल मास आपके पास कितना है? m1 प्लस m2। यही आपके पास आपके एक्सेलरेशन का आंसर होगा। ठीक है। और अगर मैं टेंशन की बात करूं, टेंशन कैसे लिखोगे? तो टेंशन लिखने के लिए अब आप किसी एक को यूज कर सकते हो। आप बोलोगे m1g पे नीचे की ओर m1g फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की ओर t लग रहा होगा, और ये क्या ऊपर की ओर किसी a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो टेंशन की वैल्यू होगी कितनी बेटा? इट शुड बी इक्वल टू m1g प्लस m1 इंटू ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? और a आपके पास पहले से है ना, a की वैल्यू जब आप डालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूं। और ये भी आप बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है, याद रख लेना। क्या है ये? 2m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दीज आर 2 आंसर्स। आई होप आप ये दोनों याद रख सकते हो। ठीक है क्या? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। और टेंशन के लिए आप जनरल फॉर्मूला याद रखो। क्या याद रखोगे? आप याद रखो बेटा, अगर ये एटवुड मशीन है जो कि अभी दिया हुआ है, तो इन दिस केस द आंसर इज 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, और भी केसेस हैं, उन केसेस को हम अब एक एक करके देखते हैं। कोई एक सवाल पूछने वाले थे ना? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे होता है आपके पास t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। सो t इज इक्वल टू m1g प्लस m1a। इज इट ओके? m2 बड़ा दिया गया है ना, m1 छोटा है, तो m1 को लिखते समय हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। डन है? कोई सवाल पूछ रहे थे ना कोई? अच्छा, सेम ही था। डन है बिल्कुल। बढ़ जाऊं आगे? आगे आते हैं बेटा। दूसरे, इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं। हम बोलते हैं कि यहाँ पे फोर्स ना लगा के, मान लो ये 2 kg का है और ये 1 kg का है, तो आपका आंसर आराम से आप कैलकुलेट कर रहे थे। अब मैंने बोला कि यहाँ पे m1 न लगाकर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाएं, तो क्या एक्सेलरेशन सेम रहेगा या बदल जाएगा? मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाऊं, एक्सेलरेशन सेम रहेगा या बदल जाएगा? आंसर है चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स नहीं बदला, वो तो सेम रह गया, बट टोटल मास में क्या हो गया? अब दूसरे साइड 1 kg का मास हैंग्ड है क्या? नहीं है ना। आपने क्या किया है? फोर्स लगा दिया है, लगाया है ना। मतलब टोटल मास की जगह पे आप क्या लिखने लगोगे? आप वहां पे 2 लिखने लगोगे, तो 2 प्लस 0 इज 2 वहां पे कोट करोगे और आपका आंसर आएगा। डन है? नहीं समझ आया? मैंने बोला बेटा कि मान लो यही एटवुड मशीन था, हमने बोला यहां पे 2 kg का मास ही लिया है, बट दूसरे साइड हमने इस बार 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। ये मान लो यहाँ पे 2 kg था, ये हमारे पास क्या था? 1 kg था। हमने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया है, इस बार यहाँ पे क्या लगा दिया है? 10 न्यूटन का फोर्स। इन दोनों केस में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा। 20 माइनस 10, यहाँ भी 20 माइनस 10, बट टोटल मास इन फर्स्ट केस इज 2 kg, इन सेकेंड केस इज 3 kg, सो द एक्सेलरेशन विल चेंज। गॉट माई पॉइंट? टेंशन विल ऑल्सो चेंज। इस केस का तो टेंशन भी फिक्स्ड है। कितना है टेंशन? 10g। ये जो आपको 10 न्यूटन दिया गया है, क्या 10 के बराबर है? आप यहां पे कहीं पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो क्या लिखते? t इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यही लिखते हैं ना। तो यहां का तो टेंशन फिक्स्ड है, दूसरे जगह का निकालना पड़ेगा। 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू द आंसर। डन है?
बाकी अब मैं छोड़ दूं यहीं पे। क्या हुआ? मास आप निकालोगे क्यों? आपने लगाया है फोर्स, तो हम खुद से मास कैसे कंसीडर कर लें? है ना? अब मैं खाना खा लूं और सॉरी खाने के बारे में इमेजिन कर लूं, है ना, और सोच लूं कि खाना खा लिया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने लगाया है फोर्स, तो लेना पड़ेगा क्या? फोर्स ही ना। अगर मास लगाते तो मास के बारे में बात करते। ठीक है, तो हमेशा अज्यूम नहीं करना कि ये तो यही होगा, जो दिया है हमें वही कंसीडर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल की बात करें तो अब क्या इसका आंसर मुझे बताने की नीड है बच्चों, या आप मुझे बताओगे? जल्दी बोलो, थोड़ा तेजी से, जल्दी से बोलो। ए को क्या लिखता मैं यहां पे? ए की वैल्यू को क्या लिखता? थोड़ा जल्दी बताना बेटा। ड्राइविंग फोर्स इज m2g। क्या यहां कोई अपोजिंग फोर्स है? है ही नहीं। कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं है ना। कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप इसे खींच रहे हो और ये नीचे चलता चला जा रहा है ना। तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मास। टोटल मास इज m1 प्लस m2। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। इन सेकेंड वन, आप जो फोर्स लगा रहे हो उससे क्या m1 a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा? तो अगर मैं यहां पे m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो मैं लिखता m1g, ऊपर n, आगे टेंशन T और आगे ही एक्सेलरेशन a। यही लिखता। T इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई a के जगह पर हम पुट कर देते हैं m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या अभी जो आंसर आपके सामने आया यही आंसर आपको मिल जाएगा क्या? टफ है? नहीं। तो आज बेटा ये दोनों जो मैंने पार्ट्स आपको बोले इंपॉर्टेंट हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठे हुए होने चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ सवाल हैं। सवाल तो मैं आपको इसका एक ट्रिक सिखा दे रहा हूं, ध्यान से देख लो ट्रिक को कैसे यूज करना है। हमें बोला गया है हमें m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है ना? क्या करना है? m की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पूरा सिस्टम क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। हमारे पास अगर एक थ्रेड है तो क्या उस थ्रेड में हर जगह पे टेंशन सेम होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वही यूज कर रहा हूं। मैं बोलता है यहां पे टेंशन कितना होगा? T। यहां भी टेंशन कितना होगा? T। यहां भी टेंशन कितना होगा? T। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स दोनों मासेस पे इक्वल होने चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए एक्चुअली। तो मैं अगर दूसरे वाले केस को देखूं तो मैं बोलता हूं वहां पे 2t की वैल्यू कितनी है बेटा? इट इज इक्वल टू 10g। लिख सकते हो क्या? सो t इज इक्वल टू 10g डिवाइडेड बाई 2। इज दिस वन कैन बी कंसिडर्ड एज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकेंड वन, t की वैल्यू क्या mg के बराबर है? से यस और नो। अब दोनों जगह t हमारे पास है, एक जगह mg है, दूसरी जगह क्या है? 10g है। क्या आप आराम से mg इज इक्वल टू 10g लिख सकते हो? 10g बाई 2 एक्चुअली, है ना। g से g को कैंसिल कर दिया, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5 kg। इज दिस वन इज डिफिकल्ट? नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है दिमाग में रखना कि अगर पुली को इस तरीके से यूज किया जाता है तो हर पॉइंट पे अगर थ्रेड सेम है तो टेंशन सेम होगा, और टेंशन सेम होगा तो कैसे हमें मूव करना है हम यहां से क्लियरली समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं समझाता हूं, दिमाग लगाते हैं यहां पे। स्प्रिंग और थ्रेड में एक छोटा सा फर्क है। थ्रेड का क्या होता है, उसको कट कर दो, उसका तुरंत के तुरंत टेंशन क्या हो जाता है? जीरो। या मान लो कि अगर आप कहीं पे कोई अरेंजमेंट में अचानक से मास बदल देते हो तो थ्रेड अपने अंदर का टेंशन तुरंत बदल लेता है। बट स्प्रिंग के साथ ऐसा नहीं है। स्प्रिंग के साथ क्या है, वो अपने पास जो उसका टेंशन है वो कुछ देर तक रिटेन रखता है। जो उसके अंदर पहले से टेंशन आ गई है वो उसे क्या करता है? कुछ देर तक रिटेन रखता है। तो यहां पे हम इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमसे पूछा गया है कि अगर मैं इस थ्रेड को बर्न कर दूं या कट कर दूं तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ पे B की बात करता हूं तो B क्या करने लगेगा बेटा? जैसे ही आप थ्रेड को कट करोगे आप बोल सकते हो B विल फ्री फॉल, कह सकते हो क्या? मीन्स उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। बट जैसे ही मैं A पार्ट पे आता हूं, A के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा?
क्या इसकी इनिशियल पोजीशन को देखना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर टेंशन तुरंत चेंज नहीं होती। तो पहले की टेंशन निकालते हैं। पहले उससे कितना मास हैंग कर रखा था टोटल? 4m। तो मैं बोलता नीचे की ओर लग रहा था, उसके कारण 4mg, और ऊपर की ओर क्या था हमारे पास? kx था ना? अब की बात करते हैं। अब आप बताओ बेटा, क्या नीचे की ओर इस पे फोर्स चेंज हो गया है? नीचे की ओर क्या 3mg हो गया है? बट ऊपर की ओर जो फोर्स है, अभी हमने क्या पढ़ा है, वो तुरंत बदलने वाला नहीं है। और इस kx की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी बेटा? 4mg दे रखी थी ना? तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा इस बार क्या होगा? ये इट इज इक्वल टू 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाई 3m। इज इट ओके बच्चों? सो आंसर इज नथिंग बट g डिवाइडेड बाई 3। एंड इन विच डायरेक्शन? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन? बताओ। इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि 4mg फोर्स बड़ा है, वो इसे ऊपर की ओर लेकर जाएगा। तो पहले जैसे ही आप इस थ्रेड को कट करोगे, ये मास अब नीचे नहीं आएगा, ये मास पहले कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। डन है? तो टाइम तो आपका यहीं पे ओवर होता है, बट मैं 5 मिनट जैसा कि एक्सटेंड करता हूं, आज भी कर लेने दो, ठीक है? एक लास्ट पार्ट है बच्चों, इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, काम आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं सूडो फोर्स की। हम लोग किसकी बात करते हैं? सूडो फोर्स की। नाम से ही क्या समझ में आता है? सूडो मतलब फॉल्स फोर्स है, ये करेक्ट फोर्स नहीं है। क्यों हमें लेना पड़ता है? तो अगर हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात करें, इनर्शिया क्या होता है बेटा? रेस्ट और मोशन। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है, मैं जो देख रहा हूं पूरे इवेंट को, मैं अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूं या मैं अगर रेस्ट में हूं, तो मेरे फ्रेम को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेटेड होने लग गया, मैं खुद क्या हो रहा हूं बेटा? एक्सेलरेट होने लग रहा हूं, तो ऐसे केस में मेरे फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहा जाएगा। इज दिस पार्ट इज ओके? अब मैं अगर एक्सेलरेटेड हूं और मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं वहां पे क्या चाहता हूं? लॉज ऑफ मोशन को लगाना। तो लॉज ऑफ मोशन को वहां अप्लाई करने के लिए मुझे एक सूडो फोर्स की नीड होती है। किसकी नीड होती है? सूडो फोर्स की नीड होती है। और वो सूडो फोर्स होता कितने के बराबर है? वो सूडो फोर्स हमेशा, अगर मैं यहां पे एफ सूडो की बात करूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और साथ में आप यहां पे क्या लगाते हो? एक माइनस साइन। मैं सारी चीजें लिख भी दे रहा हूं। एम मैंने क्या बोला बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, आप यहां पे ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहे। ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन इज अपोजिट। क्या ये छोटा सा पॉइंट आप अपने दिमाग में सेट रख सकते हो? ये एक एडिशनल फोर्स हम लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब हमारा रेफरेंस जो है, जब हमारा ऑब्जर्वर जो है, वो खुद एक्सेलरेटेड होता है। क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हम एक मान लो एलिवेटर में है, ये मान लो एक एलिवेटर है। इस एलिवेटर में हमने क्या किया है? एक पहले तो यहां पे एक वेइंग मशीन ले ली है, और इस वेइंग मशीन के ऊपर हमने एक पर्सन को खड़ा कर दिया है। ठीक है? पहले अगर ये एलिवेटर रुका हुआ था और इस पर्सन का मास m के इक्वल था, तो अगर मैं रेस्ट की बात करता तो आप क्या बोलते कि हमारा यहां पे n जो होगा ये सीधे सीधे किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, कह सकते थे। बट नाउ क्या हुआ? आप इस पूरे अरेंजमेंट को a एक्सेलरेशन से ऊपर लेकर जाने लगे, और अब जो है हम इस वेइंग मशीन की रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा बच्चों? हम बोलेंगे यहां पे नीचे की ओर mg लग रहा होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। लेकिन क्या ये अरेंजमेंट ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है? अगर ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है,
तो नीचे की ओर क्या एक सूडो फोर्स एक्ट करना चाहिए? मैं यहां पे क्या एक सूडो फोर्स लगा सकता हूं, एफ सूडो। वैल्यू क्या लिखनी चाहिए इसकी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां पे वो लिफ्ट है तो लिफ्ट को क्या कर देंगे हम लोग, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को लिख देंगे। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आपने फोर्स को किधर लगाया है, नीचे लगाया है। डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर्ड है, डायरेक्शन बताने की और जरूरत है क्या? हमने मान लिया। अब बताओ ऐसे केस में अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या आप आराम से इसे mg प्लस ma लिखने लगोगे, हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं यहीं पे थर्ड सिचुएशन लेता, मैं बोलता है ये लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट होने लगा, तो अब क्या होता? क्या इस बार सूडो फोर्स जो आपने अभी नीचे लिया है, क्या यही सूडो फोर्स आप ऊपर की ओर कंसीडर करते? से यस और नो? तो इस बार आपका आंसर क्या मिलता बच्चों? n इज इक्वल टू mg माइनस ma। क्या ये भी क्लियर है? इस केस में क्या बोला गया है, किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है एलिवेटर, बट ऊपर तो जा रहा है बट क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन है किधर? नीचे की ओर। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की ओर। तो आपको अगर n निकालना होगा तो n का आंसर क्या आएगा? mg माइनस ma। अब जो भी चॉइस होगा चेक कर लेना और आंसर को कोट कर देना। कर लोगे? या मैं अब ये भी कराऊं या छोड़ दूं इसे? छोड़ दूं? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए बेटा, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ठीक है? बहुत बार देखा हुआ सा क्वेश्चन है। सूडो फोर्स लगाना होता है, ध्यान क्या देना होता है? ध्यान क्या देना होता है? उस बंदर को जो बंदर आराम से बिना कोई टेंशन लिए, बिना किसी एक्सेलरेशन के मूव करते जा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि उसका कोई सूडो फोर्स होगा क्या? नहीं होगा। वो एक्सेलरेटेड है क्या? नहीं है। उसके कारण कोई सूडो फोर्स लेना होगा? नहीं लेना होगा। बाकी आप इसे होमवर्क की तरह करोगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको, ठीक है ये इस टॉपिक का, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करा दूंगा आपको, क्योंकि ये आपसे खुद से हो भी जाए तो भी मुझे कुछ यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं आज छोड़ दे रहा हूं, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। और कब कराऊंगा? 10 मिनट पहले, ठीक है? तो कितनी देर पहले आना है? 10 मिनट पहले, ठीक है? ज्यादा नहीं, 10 मिनट मांग रहा हूं मैं। 10 मिनट दे देना, ये क्वेश्चन सीख लेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहीं पे आज की क्लास फिर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा